नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। ये शेर है बशीर बद्र साहब का, लेकिन ये शेर बहुत हद तक सही बैठता है डॉक्टर शैला जमाल साहिबा पर, क्योंकि उनकी शुरुआत जो है बिजनौर से होती है। वो बिजनौर की मूल निवासी हैं। उन्होंने 2006 में जो है MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर। उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रही अलीगढ़ से ही। उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री की महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पर कोलकाता से। जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस में इजाफा करते हुए वो ग्रेटर नोएडा के एक बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया और उसके बाद वो बरेली की सरजमीन पर पिछले दो साल से राजश्री मेडिकल कॉलेज में ज़बरदस्त काम कर रही हैं। बहुत सारे उनकी जो उन्होंने तकरीबन 500 से ज़्यादा सर्जरी करी है, जो एक मोटा मोटी मेरे पास आंकड़े हैं। बाकी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि आज विश्व महिला दिवस है। जाहिर है इस मुबारक मौके पर एक मुबारक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते तो बेहतर था, जो समाज और सोसाइटी के लिए एक आदर्श के तौर पर काम कर रही हैं। बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शैला जमाल साहिबा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक उर्दू की सरजमीन पर, आप बरेली की सरजमीन पर मौजूद हैं, गंगा जमनी तहजीब है यहाँ। एक इंट्रोडक्शन और तारुफ आपका ये मैंने दिया, अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मेरे इंट्रोडक्शन में जो इतने खूबसूरत अल्फाज कहे हैं ठीक ही हैं। बाकी मैंने सोसाइटी ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स एंड हाइजीन मैनेजमेंट को भी शुरू किया है। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जो लड़कियां अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाती हैं, विमेन हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सिर्फ एक बायस और टैबू की वजह से वो आगे बढ़कर अपने बारे में बात नहीं कर पाती हैं, तो उसके बारे में भी हम काम करते हैं। और बाकी कुछ गाँव को अडॉप्ट किया है जहाँ पर हम लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी और इन सब तरीके के लाइक कैंसर प्रिवेंशन में काम करते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा क्योंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उसकी शिक्षा का स्तर हम सब जानते हैं, लेकिन आपने बड़ी मेहनत से वहाँ से उठ के लगातार आगे बढ़ रही हैं। 1999 की ज़ाहिर MBBS हैं आप, और बहुत सारा बातें होती हैं महिलाओं के लिए, जागरूकता की कमी नज़र आती है। बहुत सारी रिपोर्टें हैं हमारे पास जिसमें एजुकेशन का लेवल बहुत पीछे है, और ये उस मज़हब की बात है जिसकी शुरुआती इकरा नाम की एक आयत से होती है, कुरान शरीफ की। तो एजुकेशन का जो लेवल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर उसके बाद हम आपके जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आप जागरूकता को लेकर भी कई अभियान चला रहे हैं। एजुकेशन के लिए देखिए, अभी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसमें अगर हम मज़हब की बात करें तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हमारे मज़हब में थोड़ा सा कम है लेवल, मगर ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पर बराबर चल रहा है। तो ये जो जागरूकता की कमी है हर जगह है। सिर्फ हम अपने चश्मे लगा कर देखते हैं कि हम इस तरह से हैं, हमारा कम है, ऐसा नहीं है। एक विमेन के अगेंस्ट जो महिलाओं के अगेंस्ट जो बायस है वो हर जगह है, हर तबके में है, हर सोसाइटी में है, और किसी ना किसी तरह से उसको एक जेंडर से जोड़ दिया जाता है। तो मैं कहूँगी कि ये जो जागरूकता है ये हर रिलीजन में, हर माशरे में इसकी कमी है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने मुझे जिसको सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई थी कि आपने इतना आगे किया है, तो उसके लिए मैं अपने फादर को हर चीज़ जो आज हम हैं, हम मतलब मेरा पूरा ही, मेरी बहन बैंक ऑफ कनाडा में बहुत अच्छे उस पोस्ट पर है, छोटी बहन डेंटिस्ट है, मैं खुद हूँ, तो हम लोग अपने फादर को इसका क्रेडिट देते हैं। पापा अगर ये एफर्ट्स नहीं करते, क्योंकि उस टाइम जो मैं आपको 22 की बात बता रही हूँ, बहुत मशहूर और बहुत नामी और बहुत इज़्ज़तदार मौलाना साहब थे, तो उन्होंने पापा को बहुत डिस्करेज किया था कि आप डॉक्टर साहब क्यों अपनी बच्चियों को इस तरह से पढ़ा रहे हैं, बेटे हैं ना आपके दो, उनको पढ़ाइए, बेटियों ने करना ही क्या है। तो पापा ने बहुत मुस्कुराए भी, परेशान भी हुए। फिर हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमसे कहा कि ये चीज़ मुझे तोड़नी है, आप अपने दायरे में रह के, जो आपका मज़हब जिस चीज़ की इजाज़त देता है, समाज जिस चीज़ की इजाज़त देता है, हमारी फैमिली जिस चीज़ की इजाज़त देती है, उसके दायरे में रहकर आपको सब कुछ करना है। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। जी, जाहिर है ज़िंदगी में बुलंदी जो होती है वो घर
घर वाले ही अगर साथ हो तभी आगे बढ़ते हैं, उसका एक उदाहरण आप है। हम थोड़ा सा विषय पर आते हैं। एक लंबा तजुर्बा है आपका, ज़ाहिर है 20 साल लगभग हो गए अगर हम 99 से जुड़े तो और ऊपर, लेकिन 2006 की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं ओवरी कैंसर की। अब जो हमारा माशरा है, जो समाज है, और क्योंकि हिंदुस्तान आज भी 70% वो आबादी रहती है जो गाँव में है, वहाँ पर जागरूकता की कमी है और ओवरी कैंसर और ये जो है लगातार समस्याएं पैदा हो रही हैं। हिंदुस्तान में हर चौथा शख्स इससे ग्रस्त है, महिलाओं में ज़बरदस्त तरह से। तो क्यों होती है और आज के टाइम में किस तरह का ट्रीटमेंट है, मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। समीर साहब, आपने जो सवाल किया है ओवेरियन कैंसर, उससे बहुत बहुत ज़्यादा तादाद ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्वाइकल कैंसर की है। ओवेरियन कैंसर खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम इसको पहले से जान नहीं पाते। ज़्यादातर केसेस हमारे पास स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से आते हैं और इसकी स्क्रीनिंग की अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आप इसको वक्त से रहते या वक्त से पहले पकड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं मैं उस पर जाना चाहूँगी। मैं उन्हीं पे आगे आता, लेकिन मैंने शुरुआत इससे की है। तो सबसे पहले तो महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और ये ज़्यादातर उन फीमेल्स में पाया जाता है जिनका थोड़ा सा डाइटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइट में फैट ज़्यादा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, फेमिलियल भी होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं है कि किस वजह से कैंसर हो जाता है। बहरहाल कहानी ये है कि कैंसर होता है। अब इस कैंसर की स्क्रीनिंग अगर हम कर लें, इसको जल्दी स्टेज पे अगर हम पकड़ लें तो बहुत हद तक बहुत ख़राब इलाज, जैसे कि बहुत रेडिकल सर्जरीज होती हैं, उनसे बचा जा सकता है और उसका हर जगह इलाज मौजूद है। जाहिर सी बात है, जब स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगे स्टेज 3 और स्टेज 4 तो इलाज मिलने में भी परेशानी होगी और जान बचाने में भी मुश्किल होगी। तो एक रही बात ये ब्रेस्ट कैंसर की। अब जैसे मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ तो हमारे जो फील्ड में सबसे कॉमन कैंसर है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि बच्चेदानी का मुंह भी कोई चीज़ होती है और वो तो अंदर होता है, अरे उसका कैंसर कहाँ से हो गया। जबकि ये एक ऐसा कैंसर है जो बहुत आराम से, बहुत प्यार से बढ़ता है। कम से कम 10-12 साल इसको अगर ये इन्फेक्शन हुआ है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो 10 से 12 साल बाद जाकर कहीं वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है। हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारा टाइम है और स्क्रीनिंग भी ये नहीं कि आपको हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन जानी है। आपको 3 साल में या 5 साल में, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वो यूज़ करनी है। तीसरी चीज़ है कि क्या स्क्रीनिंग बहुत महंगी है। जैसे हमारे अस्पताल में फ्री होती है और सरकारी अस्पतालों में फ्री होती है, प्राइवेट में भी अगर हो रही है तो वो कोई 500-600 से ज़्यादा का कोई उसका रेट है ही नहीं। तो मैं समझती हूँ 500-600 से ज़्यादा तो अभी लोग अपने सूट्स पे खर्च कर देते हैं। तो एक बार 2-3 महीने में एक सूट ना बनाकर एक स्क्रीनिंग करा ली जाए और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अक्सर औरतों में पाए जाते हैं और वो इग्नोर करती हैं, जैसे सफ़ेद पानी का जाना, कमर में दर्द होना या कुछ ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आना। तो वो औरतें सोचती हैं अरे ये किससे बताएं, ये तो बड़ी मतलब पर्सनल सी चीज़ है, हम नहीं बताएंगे किसी को। और होता क्या, हर औरत को सफ़ेद पानी आता है। ये एक भ्रांति है, मिथ्या है, जिसको हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं तो एक बार डॉक्टर से जाके मिलने में कोई नुकसान नहीं है, वो चेकअप हो जाता है, 2 से 3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाती हैं और आप एटलीस्ट 3 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैं ओवेरियन कैंसर पर वापस आना चाहती हूँ क्योंकि ओवेरियन कैंसर इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि हम उसको पहले स्टेजेस में किसी न किसी तरह से पकड़ नहीं पा रहे। जब भी महिलाएं हमारे पास आती हैं, पेट फूल रहा है, हाजमा नहीं हो रहा है और स्पेशली 40 साल 50 साल से ऊपर की, तो उनमें अगर गांठें हैं तो वो ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ में ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि हर अंडेदानी में सिस्ट या गांठ कैंसर नहीं होती है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं कि उनको कहीं पे अल्ट्रासाउंड कराए किसी भी चीज़ के लिए, एक छोटी सिस्ट आ गई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो पहुंच जाती हैं सब कुछ निकलवाने, उनके बड़े बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर गांठ में कैंसर होता है या हर गांठ कैंसर की गांठ होती है। आप सिर्फ डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, अपनी तरफ से कोई डायग्नोसिस ना बनाएं, उसके लिए हम हैं, हम बना देंगे। और आप यकीन मानिए कि किसी भी डॉक्टर को कोई सर्जरी करने का कोई शौक नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो ज़रूरी है मरीज़ की जान बचाने के लिए या उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है, तब तक हम कोई सर्जरी करते भी नहीं। तो आप सब लोग अपनी बॉडी को जाने पहचाने, मतलब जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं आज ये बात सुन रहे हैं, और
आप अपने लिए जागरूक नहीं रहेंगे तो आसपास वाले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। आपने सर्जरी की बात की, मैं उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, पहले के ज़माने में सर्जरी नहीं होती थी। जो हमारे जो बच्चे पैदा होते थे वो घर में ही, जिसको बोलते थे, हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन लोगों में एक भ्रांति भी पैदा हो गई है कि भाई डॉक्टर साहब को अच्छा इससे पैसा मिल जाता है, ये सब बातें। ये भी एक माशरे की बात है, समाज की बात है। मैं चाहता हूँ हम आज, क्योंकि दिन भी ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं तक हमारी बात पहुँचे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ इसके पीछे जो भ्रांति है, जो लोगों में गलत फहमी है, उसको किस तरह से दूर करेंगे, जो सर्जरी से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। उस ऑपरेशन को हम सिजेरियन जी। द्वारा डिलीवरी बोलते हैं। और समीर साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट उठाया, क्योंकि इस पे भी बहुत कम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आज जो लोग इस चीज़ को सुनेंगे या इस चीज़ से जुड़ेंगे, तो कोई भी डॉक्टर, जैसे मैंने पहले कहा, कोई शौकिया ऑपरेशन नहीं करता है। जब तक कि बच्चे की जान पे खतरा ना हो या माँ की जान पे खतरा ना हो, तब तक हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, बच्चा नीचे से नहीं आ पा रहा है, अटक गया है और बच्चे की धड़कन कम हो रही है, या पेशेंट को वक्त से पहले ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो वो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें माँ की जान बचाने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा है कि पहले नहीं होती थी, और जैसे हम जब काउंसलिंग करने जाते हैं तो जो माताएं और बहनें आती हैं वो कहती हैं, अरे हमारे तो 10 बच्चे हो गए, हमारा तो ऑपरेशन नहीं हुआ। तो आप काउंट करिएगा समीर साहब, उन 10 बच्चों में कितने जिंदा हैं। वो हमेशा हिस्ट्री देंगे कि नहीं हुए तो 12 थे, 2 मर गए थे, 4 उसके बाद में मर गए थे, एक बच्चा ऐसा था। तो वो जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है जो ऑपरेशन करने से कम हुआ है, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि हम टाइम पे ऑपरेशन कर देते हैं। बच्चों की मरने की दर कम हो गई है और महिलाओं की मरने की दर कम हो गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी भी कोई डॉक्टर बिना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के ऑपरेशन भी नहीं करेगा। मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपका ऑपरेशन द्वारा ही बच्चा होगा, आपको पूरा राइट है कि आप उनसे पूछिए क्या और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, वेट कर सकते हैं, इस ऑपरेशन से हमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप साइन कीजिए। डॉक्टर कभी भी ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं करते हैं कि अरे लेट जाओ और आपका ऑपरेशन हमने कर दिया। दिस इज़ नॉट डन, और कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता है। तो आपका भी राइट आप समझें कि आप पूरा सवाल पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और डॉक्टर्स के बिहाफ पे, स्पेशली ऑब्स्टेट्रिशियन के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में जब तक माँ की और बच्चे की जान बचाने के लिए हमें नहीं करना होता है, तभी हम ऑपरेशन के लिए हाथ बढ़ाते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा कूल है ना कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कल मरीज अपने घर और हम अपने घर। अभी हम ऑपरेशन करके आए, हमें मालूम है कितनी टेंशन है, पेशेंट हमारे पास कम से कम 5-6 दिन रहेगा, हमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज़ ये जो भ्रांति, जैसा आपने कहा, जो मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी में, ये निकाल दें। और इसके भी कई रीजंस हैं, हुआ होगा, लेकिन फॉर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हम कभी भी ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं करते। बस 1-2 सवाल और रह गए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, जाहिर है आप मास्टर हैं अपनी फील्ड की। आज के ज़माने में बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी, कैरियर की लेकर बड़ी टेंशन है, चाहे मेल में या फीमेल में। इस वजह से शादियाँ देर से हो रही हैं, और फिर हमारा कहीं ना कहीं पहनावा भी कुछ इस तरह का है। तो आप क्या मानती हैं, जो शादियाँ देर से हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं कोई मुश्किलें पैदा करती है, ख़ासतौर से फीमेल में? क्योंकि ये समस्या तो है कहीं ना कहीं, और ख़ासतौर से उस तबके में जहाँ पर अनएजुकेशन ज़्यादा है। देखिए समीर साहब, अगर आप चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, उस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। मैं चाइल्ड से ऊपर, थोड़ा 18 से ऊपर जो जाते हैं, 30-35 साल में जो शादी, तो ये उस औरत की चॉइस है। वो जब अपने आप को महसूस करती है कि मैं मैच्योर इनफ हूँ अब शादी करने के लिए, तो ये उसकी चॉइस है, और हमें हर किसी की चॉइस मानने का और उसको रेस्पेक्ट करने का अधिकार है। अगर मेरी चॉइस है कि मैं 18 साल की उम्र में शादी करूँगी, और दूसरी लड़की की चॉइस है कि वो 35 साल तक शादी नहीं करना चाहती हैं, तो ये उनके ऊपर है। एज डॉक्टर, हालांकि हम चाहते हैं कि अगर शादी करने के बाद फर्टिलिटी डिजायर्ड है, देखिए शादी करने का मकसद लाइफ पार्टनर लेना भी हो सकता है, ठीक है। शादी करने का अल्टीमेट एम बच्चे नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर उनको बच्चे नहीं करने, वो किसी भी एज पे शादी करें। लेकिन एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो महिलाओं में मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है, एवरेज एज उसकी 45 to 55 ईयर्स है,
वो धीरे 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 करके कम हो रही है। हमारी ओपीडी में ही बहुत सारी और ऐसी औरतें आती हैं जिनका मेनोपॉज 40 साल से भी पहले हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है, इतनी पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, उससे फ़र्क तो पड़ा है। तो हम हमेशा एडवाइस ये देते हैं कि अगर देखिए आपका मकसद बच्चे करना है, कुछ भी, 1 बच्चा 2 बच्चे, आपकी फैमिली के हिसाब से जो भी है, तो बेटर है कि हम 30 साल से पहले करें। तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैं जो हमेशा लेडीज़ को समझाती हूँ, आप हमेशा यंग लगेंगी, आपके बच्चे भी आपके जितने लगेंगे और आप भी यंग लगेंगे, जिसे सुन के सब लेडीज़ बहुत खुश होती हैं। दूसरा है कि आपकी बॉडी 20 to 30 में इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उस छोटे बच्चे के पीछे भाग दौड़ कर पाएँ, उसको पाल पोस लें। अदरवाइज़ क्या होता है, 40 साल की लेडी को अगर एक बच्चा हो रहा है तो बाय द टाइम बच्चा 10 साल का है वो खुद 50 की हो चुकी होंगी, बच्चा 20 साल का है जहाँ उसकी शादी के तब तक लेडी 60 ईयर्स की हो चुकी होंगी। तो अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के रेस्पेक्ट के लिए अगर आपको चाइल्ड बेयरिंग करनी है तो 20 से 30 एक बहुत अच्छा मौका है, आप प्लान कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जी, बस एक आखिरी सवाल है आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ, ये लेप्रोस्कोपी जो नई विधि आई है पिछले कुछ सालों में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं ख़ास तौर से उस तबके को जो कहीं ना कहीं इससे आज भी महरूम है, समझ नहीं पाते। लैप्रोस्कोपी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। इसमें पेट को पूरा ना काट कर 2 या 3 छेद से कैमरा डालकर, जो हम ऑपरेशन बड़े चीरा लगाकर करते हैं, छोटी से छेद से निकाल लेते हैं। तो उससे मरीज़ को फ़ायदे तो बहुत हैं। पहला ये है कि कॉस्मेसिस, शरीर पे कोई निशान ही नहीं है कट का बड़ा सा। दूसरा है कि इसमें अंदर जो हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बहुत कम टच करते हैं, तो अंदर जैसे आंतें चिपक जाती हैं या कोई और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तीसरा है मरीज़ की रिकवरी बहुत फैंटास्टिक होती है। मरीज़ अगले ही दिन, मैक्सिमम दूसरे दिन अपने घर जाते हैं। विस अगर हम पेट खोलकर ऑपरेशन करते हैं तो उसको 7-8 दिन यहाँ पर रहना पड़ता है। तो अच्छा तरीका है और काफ़ी जो यंग डॉक्टर्स हैं वो इसको ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके जैसे मैंने आपको बेनिफिट्स गिनाए। और डॉक्टर्स के लिए मतलब हम लोगों को तो इसे करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब वी रियली एंजॉय, क्योंकि हमें अपना प्रोफेशन एंजॉय भी करना होता है। तो अगर कोई सर्जरी है जो हम एक बड़े चीरा लगा के करें और एक छोटे से होल से निकालें तो उसका सेटिस्फैक्शन अलग होता है, मरीज़ भी खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं। आपने, अब बस आखिरी सवाल है वो ज़ाती ज़िंदगी से, आपने एंजॉय की बात की, मनोरंजन की, प्रोफेशन से हटके एक ज़िंदगी में मनोरंजन भी पार्ट है, हर इंसान का अपना अपना होता है। कुछ लोग शायरी करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, कुछ फैमिली के साथ घूमते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप चाहें बताना, और आज दिन भी है, अपने मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मुकाम तो लगभग सब आपने हासिल कर ही लिए, आगे भी करेंगी, अगर चाहें थोड़ा सा बता सकते। नहीं, मुकाम तो भी हासिल नहीं किए हैं, अभी बहुत आगे जाना है और उसी के लिए जस्तजू है। आपने हॉबीज़ की बात की तो मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनने की मैं शौकीन हूँ। अब आप ये मत पूछिएगा गाने अच्छे नहीं सुनती मैं। और खाना बनाना इज़ रियली थेरेपेटिक फॉर मी। अगर मैं बहुत लंबी सर्जरी भी करके आई हूँ और मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई टाइम। और इससे कुछ जो भी बचता है वो मैं सोशल वर्क में डेडिकेट, वो अलग एक जुनून और एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है, वो मुझे हील कर देता है, मतलब अंदर से बाहर तक, कि हाँ मैंने कुछ किया किसी के लिए। हमारे ज़रिए से, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे ज़रिए से कोई पैगाम, कोई मैसेज उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं समाज के जो तबका है, जो जिसके तरफ नज़र ज़्यादा नहीं जाती, कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते। बिल्कुल, मैसेज तो है और बहुत ज़ोर से जाना चाहिए कि आप सबसे पहले तो अपने लिए आवाज़ उठाएं, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। कोई हीरो नहीं होता, कोई राजकुमार नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता जो आपको बचाने, आपकी हेल्प करने आएगा। तो हमारी जो कंडीशनिंग हुई है कि एक सपनों का राजकुमार आएगा या हीरो आएगा बचाने के लिए, हीरोइन फंसी हुई है किसी मुसीबत में, वो कुछ नहीं होता। आप जब अपना आवाज़ बुलंद करेंगी, अपनी दिमाग और अक्ल के इस्तेमाल करेंगी सही डायरेक्शन में, तो यकीन मानिए आपको, आपके कदम, आपकी उड़ान कोई नहीं रोक पाएगा। और एक दूसरे का सहारा बनिए। हर इंसान अगर सिर्फ एक इंसान को सपोर्ट करे तो इसका मतलब 50% ऑफ द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग रेस्ट ऑफ द 50% वर्ल्ड। तो वही बहुत है। सिर्फ घर में ही सही, एक भाई अपनी बहन को सपोर्ट कर दे, एक बहन अपने भाई को सपोर्ट कर दे, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट कर दे, वही बात है। तो मेरी तरफ से तो यही है। चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, और आप बरेली के लिए एक मेहमान हैं, हो सकता है ये एक घर आशियाना है आपका,
कल हो सकता है आप कहीं और चली जाएं, लेकिन दुआएं हमारी बहुत सारी हैं आपके लिए। आप ज़िंदगी में और सारी बुलंदी हासिल करें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो हमारे साथ थी डॉक्टर शैला जमाल, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। उन्होंने बीच में बात कही अभी बहुत सारे मुकाम और मंजिलें हासिल करना है, तो मैं एक शेर के ज़रिए से उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। ज़ाहिर है बरेली से आगे बढ़ के और बहुत सारे रास्ते और मंजिलें होंगी और वहाँ पर तमाम मुकाम और बुलंदियाँ हासिल करेंगे, लेकिन बेहद खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बात कही। एक अच्छी डॉक्टर के साथ साथ जो समाज के तबके को समझ सकती हैं, वो नज़र भी रखती हैं, इसी वजह से उन्होंने माशरे और समाज को लेकर भी तमाम बातें कहीं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको लेकर भी तमाम पैगाम और मैसेज दिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी आवाज़ है वो हर उस तबके तक पहुँचेगी जो कहीं ना कहीं आज भी जागरूकता के अभाव से जी रहा है। मैं अपनी बात से और ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। ज़ाहिर है आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और हम अपने एक्सपीरियंस से समाज के उस सफ़ में खड़े हुए आखिरी इंसान तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, तो बहुत कुछ हो सकेगा। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा बन जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।